अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये फेडरलिज्म का करंट अफेयर्स की सीरीज में से है। दिस इज द वेरी बेसिक टॉपिक जो अगर आपको पता लगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे पाकिस्तान के। और इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मैंने ये चूज़ भी इसलिए किया है क्योंकि ये बेसिक लेवल पे अगर आपको पता लग जाए तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और न्यूज़पेपर भी समझ आने शुरू हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन। अस्सलाम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद बिन साद एंड आई एम एन ऑफिसर ऑफ 47th कॉमन। ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसका आज छठा लेक्चर है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहेंगे, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको भी ये पता होगा कि पाकिस्तान के इश्यूज में जब भी डिस्कशन होती है तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की एक बेसिक वजह जो है वो ये है कि सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। और ये बड़ा आप लोग या फिर जनरली आप लोग ये पढ़ रहे होंगे कि 18th अमेंडमेंट बड़ी कमाल की अमेंडमेंट थी। जो डॉन के सर्कल्स हैं वो ये कहेंगे, और फिर कुछ इदारे कहेंगे कि जी बहुत बुरी ये अमेंडमेंट है, प्रोविंसेस रेडी नहीं थे तो पावर उनको दे दी गई। तो इसके ऊपर ये छोटी सी एक वीडियो मैं बनाई है। इसको मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि पहले हम सिर्फ फेडरेशन के और फेडरलिज्म के आइडिया को देखेंगे, और कुछ थोड़ा सा इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि क्यों इसको किया गया, क्या चीज लीड कर गई इस आइडिया को लेके कि हमने 18th अमेंडमेंट तक हम आए हैं। और सेकंड वीडियो में ज्यादा हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पे करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, कैसे पाकिस्तान ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो किए रखी। सेंटर का मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं एजुकेशन, हेल्थ, करेंसी बनाना, देन लॉ एंड ऑर्डर। इस तरह के डिफरेंट जो है ना ये सब्जेक्ट्स होते हैं। जो सब्जेक्ट जिसके पास होगा वो उतना पैसा डिमांड करेगा। जिस तरह डिफेंस जो है वो फेडरेशन का, जो आपका सेंटर होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसका सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आर्मी जो है वो किसी प्रोविंस की नहीं होती, वो पूरे फेडरेशन की होती है। इस तरह सिविल सर्विसेज जो है, जिसमें आप लोग भी जाना चाह रहे हैं सीएसएस के जरिए, वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है। जबकि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस आप लोग पढ़ते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, वो स्टेट के होंगे लेकिन वो प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इस तरह एक डिवीजन है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस में। जिसको ये नोट्स रिक्वायर्ड हो, अगेन वही एक्सरसाइज के आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और आपको इंशाल्लाह वो मेल कर दिए जाएंगे। तीसरे फेज में हम इंशाल्लाह इसकी 18th अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, किन किन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, और उससे क्या असरात हम देख रहे हैं और क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 वीडियोस होंगी जिसमें हम इनको इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। अच्छा, इज्म जो भी होगा उसको कहा यही जाता है कि ऐसे अगर आए तो उस इज्म को अटेम्प्ट ना करें, एक्सेप्ट टेररिज्म। ठीक है, उसके पीछे एक रीजन है। इज्म जो है ये आइडियोलॉजी बेस्ड होता है, आइडिया बेस्ड होता है, और बहुत ब्रॉडन इसकी आउटलुक होती है। हम सिर्फ एक इज्म के पॉइंट को पकड़ के पूरा ऐसे लिख देते हैं जिसकी वजह से गलती हो जाती है। या तो आपको डीपली उस इज्म का पता हो, फिर आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर लें। करंट अफेयर्स में जनरल सवाल आएगा तो जनरली उसको अटेम्प्ट करने का 20 नंबर के सवाल में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे में कोशिश कीजिएगा इज्म जो है उसको ना अटेम्प्ट करें। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय फेडरलिज्म? ये ऐसा कॉन्सेप्ट और आइडिया है जिसमें सपोर्ट किया जाता है किस चीज को, कि 2 लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट होगी। एक रीजनल गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या जनरल गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल स्टेट के एक्शंस हैं और स्टेट कैसे वर्क करेगी, वो इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है उसे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि 3 पिलर्स ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव पिलर होता है, एक लेजिस्लेटिव पिलर होता है, और एक जुडिशियल पिलर होता है। तो इसमें तीनों साइडों, तीनों पिलर्स को दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है ताकि एक ओवरऑल कंट्रोल संभाले, और एक जो है वो विद इन द प्रोविंस या विद इन द स्टेट जो है वो रोल अदा करे। यूएस के अंदर स्टेट्स कहलाती हैं, हमारे मुल्क में प्रोविंसेस कहलाते हैं।
तो फेडरल प्रोविंस रिलेशन और यूएस के अंदर स्टेट और यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट उनकी है और स्टेट्स, छोटे छोटे प्रोविंसेस टाइप स्टेट्स बनी हुई हैं। 50 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर, तो 50 प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक है। तो नामों का फर्क है, काम सेम टू सेम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिवीजन करके देता है। अब ये जो आइडिया है ये कैसे होता है, कैसे फंक्शनल होता है, और इसको कैसे हम नोमेनक्लेचर कैसे होती है। फेडरल एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरेशन, और एक होगा फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेटिंग यूनिट्स भी कहा जाता है, प्रोविंसेस भी कहा जाता है, स्टेट्स भी कहा जाता है। अब वाई फेडरेशन का जवाब ये है कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ टेरिटरी जो है वो सेंटर से बैठ के नहीं हो सकती। हमने इस्लामिक हिस्ट्री में भी पढ़ा कि गवर्नर्स लगाए गए, ठीक है। जो खलीफा बैठा होता था वो अपने गवर्नर्स चुनता था। इसी तरह आप पूरे इलाके को एक साथ रूल नहीं कर सकते। आपको मैनेजमेंट डिवाइड करनी पड़ती है कि जी इस इलाके को आप मैनेज करें। हाँ, आप मैनेज किस तरह करेंगे वो एक जो है लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत करेंगे। तो बेटर मैनेजमेंट के लिए फेडरेशन रखी जाती है। फिर जहां पे खास तौर पे डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन हो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, सिंध में हो सकता है पंजाब का अगर आपका वो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ स्ट्रांग है और पंजाबी प्रेसिडेंट है, पंजाबी प्राइम मिनिस्टर है, तो सिंधी लोगों को लगेगा कि शायद हमें बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो सिंध के लोगों के लिए अगर सिंधी आपको चाहिए तो आप प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस आपने बनाई हुई है, आपने इस तरह के वो बनाए हुए हैं प्रोविंशियल लेवल पे कि वहां पे भी असेंबली है, ठीक है, वहां पे भी जुडिशरी के लोग बैठते हैं। तो इस तरह करके एक डिवीजन बनाई हुई है। तो मैंने आपको बताया था 3 पिलर्स हैं। सेंटर के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट है, प्रोविंशियल असेंबलीज अलग है, वहां पे जो एमपीएस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली वो बैठते हैं। जो हमारी नेशनल असेंबली है और सेनेट है उसमें पूरे पाकिस्तान से वोटिंग होती है, ठीक है। इसी तरह सिंध की अपनी असेंबली होगी, केपी की खैबर पख्तूनख्वा की अपनी असेंबली होगी, इसी तरह पंजाब की अपनी और बलूचिस्तान की अपनी। इस तरह ये 4 असेंबली हो गई। इस तरह 4 सूबाई चीफ मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर सबका एक होता है। तो ये जो डिवीजन है ये हमने एग्जीक्यूटिव में की हुई है। एग्जीक्यूशन की अलग दूसरी जो एजेंसीज है उसमें क्या होता है कि आपकी एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी है जो आप लोग सीएसएस के थ्रू आते हैं, और दूसरी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है जो पीएमएस के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव को इस तरह डिवाइड किया हुआ है। फिर जो आपकी जुडिशरी है उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे पाकिस्तान की है, और फिर हाई कोर्ट्स हैं जो हर प्रोविंस के अंदर अपनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलग है, ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वो अलग आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह करके डिवीजन की हुई है जुडिशियल पिलर ऑफ द स्टेट की, लेजिस्लेचर की मैंने आपको बता दी, और एग्जीक्यूटिव की आपको बता दी। तो 3 पिलर्स को इस तरह हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंसेस, ठीक है। तो इसका हमने क्या, हाउ इट वर्क्स, हार्मोनाइज किया होता है कि आपके लॉज जो हैं वो हार्मोनाइज हो पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ये हार्मोनाइजिंग कैसे डिफाइन की जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के पास रहेंगे, कौन से प्रोविंसेस के पास रहेंगे। आप लोग ये बहुत ज्यादा पढ़ेंगे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज द सोल्यूशन। डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर देनी चाहिए टू द लोएस्ट टीयर ऑफ द स्टेट, के आपको खास तौर पे जो आपके रोजमर्रा के जो मसाइल हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठे बैठे हल हो जाए। आप जो कराची में बैठा हुआ बंदा है उसको इस्लामाबाद आना पड़े, जो सिंध रूरल में बैठा हुआ है या साउथ पंजाब के किसी गांव में बैठा हुआ है उसको लोकल लेवल पे ही रिलीफ मिल मिल जाए, उसके डोर स्टेप पे चीजें मिल जाए। ना कि ये कि वो रिलीफ के लिए कोर्ट से रिलीफ लेना है तो हाई कोर्ट एक हो इस्लामाबाद में हो, वो उधर बेचारा आता रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये जो कोर्ट्स बनाने का मकसद यही होता है कि ताकि हार्मोनाइजिंग हो पूरे स्टेट की। अगर स्टेट के सिटीजन को आप रिलीफ नहीं देंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लोगों लोगों के मसले हल करने के लिए ये अरेंजमेंट एक बनाया हुआ है फेडरलिज्म का, या जिसमें फेडरेशन और जो आपकी प्रोविंसेस है उनके दरमियान डिवीजन होती है। फिर पावर डिवीजन इज सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं बता चुका हूँ। पीपल फॉलो 2 सेट ऑफ रूल्स, इस वजह से 2 सेट ऑफ रूल्स वो फॉलो कर रहे होते हैं। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लिए खुद बनाती है और एक सेंटर बनाता है, ठीक है।
ये सिंगल नेशनल करिकुलम मैं इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। इस लेक्चर के बाद सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर भी डिस्कशन करना इजी हो जाएगा, तो इसको और सुन लीजिएगा। रैशनल बिहाइंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म क्यों चूज की गई। अमूमन जो कंट्रीज हैं वो दुनिया में वो फेडरेशन के उस पे बने हुए हैं। दो किस्म के आइडियाज हैं इसके ऊपर। एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नेहरू ने प्रपोज की थी, और एक होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फर्क है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ अपने पास ले लेती है। जो सेंटर होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास सारी पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यार इस जो रीजन है इसको हमने कितनी एक पावर देनी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से होता है। तो जहां पे सब कॉन्टिनेंट जिस तरह था, तो कायदे आजम 36 कमेटियां थी। एक कमेटी के मेंबर रहे कायदे आजम, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट डिसाइड करना था जिसने। क्यों रहे? क्योंकि 25% आबादी मुसलमानों की थी। आपको ये रियलाइजेशन थी कि अगर ये लोग बन गए, हिंदू बन गए और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई, तो मुसलमान एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो आप चाहते थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, सूबाई खुद मुख्तारी हो, जिसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहा जाता है। तो उसमें यह है कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी जिसमें मुसलमान अक्सरियत में है। बंगाल में हमारी गवर्नमेंट बन सकती है। ये क्रिप्स मिशन और ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कायदे आज़म क्यों इस बारे में इतना सीरियस थे। तो इसलिए हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाई, हमने प्रोविंशियल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। और थ्रू आउट आपकी जो मूवमेंट है वो भी प्रोविंसेस पे चली। ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि इसके पीछे क्या रैशनल था कि पाकिस्तान चोज टू बिकम अ फेडरल गवर्नमेंट। ये हिस्टोरिकल रूट्स है इसकी, कि कायदे आजम को नजर आ रहा था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, तबाही है, बर्बादी है इस मुल्क की। तो जब आपका डिक्टेटर बैठता है और वो कहता है यूनिटरी ऑफ कमांड, तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बना रहा होता है एक किस्म की। वो ऑन पेपर्स फेडरेशन होती है कि दो हिस्सों में डिवाइड है, और पुतले बिठाए होते हैं उसने, चीफ मिनिस्टर और ये, लेकिन वो सारा कुछ रूल जो है उसके एक हाथ में होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। ठीक है। तो रैशनल बिहाइंड क्या होगा उसके पीछे, मैंने आपको पहले बताया कि कायदे आजम और मुस्लिम लीग को अगर आप देखें तो उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए थी, कि प्रोविंसेस को राइट्स दिए जाए। ये जो हिस्ट्री का पोर्शन आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान अफेयर्स अनकरीब शुरू होने लगा है, तो उसमें ये बात सारी जो आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट है, दैट इज नॉट बेस्ड कि जी मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू है। दैट वाज थ्री बेसिकली जो उसमें एक्टर्स थे। वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटेन का जो आया हुआ था यहाँ पे गवर्नर जनरल, और जो उसकी वहां पे पार्लियामेंट थी, ये एक एजेंट था। दूसरा एजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और तीसरी मुस्लिम लीग थी। इनकी पॉलिटिक्स अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे। अगर आपने कम्युनल लेवल पे मुसलमान और हिंदू में डिवाइड कर लिया हिस्ट्री को, तो आपको नहीं समझ आनी, क्योंकि राइट्स की हिस्ट्री थी। हमने मुसलमान जो पाकिस्तान बनाया है वो ना जंग की बेस पे बनाया है, ना हमने किसी मुस्लिम ओरिएंटेड उससे, यानी इस्लाम की बेसिस पे कि इस्लामिक स्टेट बनानी है इसलिए नहीं बनाया था। एक ऐसी स्टेट चाहिए थी जिसमें मुसलमानों को राइट्स मिल जाए। तो ये प्रोविंशियल सारी पॉलिटिक्स की गई, और ये एक रीजन भी बना कि जब पाकिस्तान बन रहा है तो उसके बाद आपको समझ नहीं आई कि क्या करना चाहिए। कायदे आजम के अलावा कोई नेशनल लेवल लीडर था ही नहीं, सारे प्रोविंशियल लीडर्स थे जिनको प्रोविंशियल पॉलिटिक्स का तो पता था कि नेशनल लेवल की, लेकिन पॉलिटिक्स उनको पता ही नहीं थी। तो ये रैशनल था जिसकी वजह से पहली बात, पहला जो पॉइंट है जिससे हम फेडरल फॉर्म हमने चूज किया। दूसरा, प्रोविंसेस ने बनाया है पाकिस्तान को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। आज जब आपको बलोचिस्तान तंग करता है, या बलूचिस्तान के लीडर आपको नहीं तस्लीम करते, या वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, तो राइट्स नहीं ना देना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको स्पेस ना देना, पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है उसमें उनको ना लेना, और सबसे बढ़ के ये कि उसने डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान के साथ मिल रहा है। ठीक है ना। तो प्रोविंसेस ने मिलके पाकिस्तान को बनाया। और बलूचिस्तान का इशू था, जब शुरू में खान ऑफ कलात ने कहा कि हम आपके साथ करना चाहते हैं, और बाद में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो कायदे आजम को फौजें भेजना पड़ी। तो उससे भी एक इशू क्रिएट हुआ बलूचिस्तान का, वहां से शुरू हुआ। और उसके बाद से हमने कभी भी बलूची लोगों को साथ बिठाने की कोशिश ही नहीं की। अमेरिकन हिस्ट्री में भी इस तरह वॉर्स के हुई है उनके विद इन द कंट्री, सिविल वॉर कहलाती है वो।
वो भी हम यूएस हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो सिविल वॉर के बाद आप पीरियड पढ़िएगा, 19 1865 में सिविल वॉर खत्म हो रही है, 1865 से 1879 तक, बल्कि 76 तक है वैसे तो, लेकिन 79 तक भी कुछ राइटर्स लिखते हैं कि 1876 तक उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की है अपने उन इलाकों की जहां पे तबाही की गई थी या जहां पे फौजें भेजी गई थी। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ वो नहीं होता कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, वो सिर्फ एक पार्ट होता है। उन्होंने उनको पॉलिटिकल राइट्स देने शुरू किए, उन्होंने वहां पे फंड ज्यादा देना शुरू किया, पैसे ज्यादा देना शुरू किए, इन्वेस्टर हायर किए बाहर से, उनको वहां पे लगाया कि यहाँ पे स्कूल बनाओ, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो रिकंस्ट्रक्शन में इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन भी होती है, उसमें जो है ट्रस्ट बिल्डिंग भी होती है, ठीक है ना, लोकल लेवल तक जो जाती है, ताकि आपका मुल्क जो पहले टूट रहा था, क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री बड़ी मजे की है, उसमें उन स्टेट्स ने कहा था कि हम नहीं रहते आपके साथ, हमने नहीं रहना यूएस की प्रोविंस हमने नहीं रहना, तो उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी मजे की एक उनकी सिविल वॉर है, जिससे उनका इंटेलेक्चुअल और उनका जो लिटरेचर है वो भरा हुआ है। वैम्पायर आपने शायद देखे हो, जो वैम्पायर्स वाली सारी स्टोरीज हैं वो बेसिकली सिविल वॉर से निकली हुई हैं। तो ये जो है आपकी साइकी पे असरअंदाज होती है। इसी तरह ये आपके रीजंस बने जिसकी वजह से आपने एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई है। तीसरा रीजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन एंड हाई कल्चरल डाइवर्सिटी। मैंने जिस तरह बताया कि सिंधी को नहीं पसंद आएगा कि पंजाबी उसे रूल कर रहा हो, तो इतनी बड़ी डाइवर्स कौम को और इतनी ज्यादा आबादी वाली कौम को आप नहीं मैनेज कर सकते सेंटर से बैठ के, आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस बनाने पड़ेंगे। तो ये भी एक रीजन बनी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपके अगर पेपर में वो पूछा जाए या आपसे कोई ऐसे भी पूछा जाए तो ये एनालिसिस के अच्छे पॉइंट्स हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्यों डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है उसके ऊपर कितना ज्यादा फरोग आजकल दिया जाता है इंटरनेशनली, उसकी रीजन ये है कि लोकल लेवल का इवेंट जो है वो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, और ग्लोबल लेवल का इवेंट जो है वो लोकल लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है। तुनिसिया में एक बंदा अपने आप को आग लगाता है, उसके उसके बाद जो है सोशल मीडिया के थ्रू एक मूवमेंट शुरू हो जाती है अगेंस्ट द किंगडम्स। जितने भी किंग्स हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए उन सब के खिलाफ एक मुहिम शुरू होती है सोशल मीडिया के थ्रू, और उसको कहते हैं अरब स्प्रिंग। इसको भी एक दफा देख लीजिएगा, 2012 में ये शुरू हुआ। तो ये वाले जो इश्यूज हैं कि आज की जो ब्यूरोक्रेसी जो लोकल लेवल पे बैठी हुई है, बाहर के जो हालात हैं, बाहर के जो इश्यूज हैं और ग्लोबल जो थ्रेट्स हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल थ्रेट है, टेररिज्म है, ये वाले जो चीजें हैं, फिर ऑयल ऑयल की मूवमेंट, ट्रेड, पेंडेमिक पेंडेमिक एक ग्लोबल इशू था, लेकिन उसका लोकल लेवल पे हमने असरात देखे ना कि हमें बंद करना पड़ा चीजों को, बाहर से ट्रेड रुकी तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए लोग, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज को लोकल लेवल पे रिजॉल्व करना जरूरी है, सेंटर बैठ के कुछ नहीं कर सकता इन पे। तो सेंटर अलहदा से करेगा इन पैरेलल, लेकिन लोकल लेवल पे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक ये मसले हल नहीं हो सकते। तो ये है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात, कि अगर आप इनको नहीं देते, एम्पावर नहीं करते, तो आपके लिए बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। तो ये पहली वीडियो है, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा से आगे भी है इसके बारे में हमने हिस्ट्री, जिस तरह मैंने कहा कि मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, तो इसको एक नजर देख लीजिएगा। ये आइडिया बेसिस पे मैंने समझा दिया है कि क्या आइडिया था, क्यों ये बनाया गया, और क्यों फेडरल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आज के बारे में कहा जाता है कि डिवॉल्व करो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए और डिवॉल्व करें नीचे तक, नीचे पावर एम्पावर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। जरूर फीडबैक दीजिएगा, और जिसको रिक्वायर्ड है वो दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हम उसको मेल कर दें। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।